दर्शकों, आप देख रहे हैं समाधान वाणी। आइए डालते हैं कुछ खास खबरों पर एक नजर। राह में भीड़ तो होगी, निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते रास्ते नहीं बदलते, अगर अपने आप को बदल सको तो चलो। देश में पुरुषार्थ पर कई ऐसे कवि हुए जिन्होंने इन बातों को कोट किया कि असामान्य परिस्थिति में रहकर ही आदमी असामान्य कामों को अंजाम देता है। आज कुछ ऐसी ही हालात देश में जिस तरीके से बढ़ती महंगाई और बढ़ती तरह तरह की आम जनमानस की समस्याएं हैं, वो लोग भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। और इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हम कांग्रेस हेडक्वार्टर में हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर में हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्पोक्समैन उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी से हम बात करेंगे कि अब कांग्रेस की आगे की नीति क्या है, जब ये कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और ना जाने ऐसी कई ऐसी जनमानस को खटकने वाली चीज़ पर आज सरकार यानी सत्ता पक्ष का ध्यान नहीं आकृष्ट हो रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों पर एक गहरी और विशेष जिम्मेदारी बन जाता है जो अपने जनमानस के लिए लोगों के बीच जाकर नीति निर्धारक का विरोध कर सकें। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप रहते हैं, अच्छा लगता है। ईश्वर करे इसकी रीच और पूरे देश में बढ़े। मेन प्लेटफॉर्म पे आप लोग आएँ और आप लोगों की जो एक पत्रकारिता धर्म है वो उससे लोग को जो है लाभ मिले, समाज को लाभ मिले, देश को लाभ मिले। मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से सत्ता में यानी केंद्र सरकार की सत्ता में केंद्र में नहीं है, लेकिन कई राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस और कांग्रेस की अलायंस की सरकार भी है। तो ऐसे में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और कांग्रेस की आगे की क्या योजना है? देखिए, आपने कहा कुछ राज्यों में, ठीक है कि हम सत्ता में हों नहीं हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ग्राउंड लेवल पे है और हम जन मुद्दों पर संसद से सड़क तक लगातार हमारे नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हों या समान कार्यकर्ता जो गांव में लड़ रहा हो, हम लोग इस बात को लेकर के जो जनता के मुद्दे हों, आपका चूँकि सिटीजनशिप राइट के लिए जिस तरह से शिक्षा के अधिकारों के लिए हम लोगों ने कानून बनाया था, हमारी जब सरकार थी, नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसमें जल जंगल ज़मीन की बात हम लोगों ने की थी। मनरेगा के द्वारा जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं उनको कैसे जीने का अधिकार मिले, रोज़गार का अधिकार मिले, हमारी सरकारों ने काम किया। लेकिन आज जो परिस्थितियां पूरे देश में हैं, सबको पता है कैसे महंगाई और बेरोज़गारी से पूरा देश जो है आज त्रस्त है। और ये सरकार जो झूठे जुमले पर चल रही है, लगातार झूठ पर अपनी सियासत चमकाने का प्रयास करती है, लेकिन जनता के जब भी मुद्दे आते हैं उन मुद्दों से ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। कभी ध्रुवीकरण की राजनीति, कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति, कभी धार्मिक उन्माद की राजनीति, कभी हिंसा की राजनीति। राजनीति का मतलब ये नहीं है। राजनीति का मतलब है समाज का कैसे उत्थान हो, देश की सेवा कैसे पूरे राजनीति के केंद्र में हो, उसको कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास लगातार कर रही है ये सरकार। और हमारी मांग है, हमारे नेतृत्व के माध्यम से जो लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर। अभी 4 तारीख को जिस तरह से महारैली का आयोजन महंगाई के विरुद्ध हम लोगों ने रामलीला मैदान में आगाज़ किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जैसे सद्बुद्धि जन, बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिजीवियों का भी सहयोग मिलेगा और जनता के इन मुद्दों को उठाने का हमें भी आपके माध्यम से मौका मिलेगा। जिस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, 7.6% जो है खुदरा महंगाई दर है, 13-14% के लगभग जो थोक महंगाई दर है। जो सरकार महंगाई के नाम पे आई थी और उस समय यही प्रधानमंत्री जी हैं जो लगातार बोलते थे कि महंगाई का म हमारी सरकार नहीं जानती, आज म तो छोड़िए, महंगाई शब्द ही भूल गए हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या जनता इसके लिए आपको ये वोट दी थी? बेरोज़गारी का आलम है पूरे देश में। 20 से 24 आयु वर्ग के जो नौजवान हैं, आज 42% लोग बेरोज़गार हैं। उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, दर दर भटक रहे हैं जो पढ़ लिख कर के नौजवान। और नशे का खेप जिस तरह पूरे देश में फैलाने का प्रयास हो रहा है, ड्रग की एक नई दौड़ इस देश में शुरू हुई है। कहीं ना कहीं यदि इस तरह से नौजवान
को नौकरी नहीं मिलेगी, काम धंधे से निराश होंगे, तो वो उस तरफ जा सकते हैं। ये बड़ा संक्रमण का दौर है, देश को बचाना है, और ये सिर्फ सियासत का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस और भाजपा और किसी पार्टियों की राजनीति की बात नहीं है। ये कैसे देश बचेगा आने वाले समय में, फ्यूचर देश का क्या है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ जिस तरह पूरे देश में ध्रुवीकरण करके वर्तमान सरकार लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, आपस में भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, भाईचारे के नाम पे भाईचारा नहीं, भाई को चारा बनाने का प्रयास कर रही है, हमें उससे कैसे निजात दिलानी है और आने वाली पीढ़ियां कैसे देश के प्रति समर्पित होकर एक नई राजनीतिक संस्कृति में आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदला, उसमें एनडीए से घटक दल के रूप में जदयू निकलकर अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ अलायंस में वहाँ हैं, तो महंगाई कम करने के राज्य सरकार के पास भी तो टैक्सेशन के कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें टैक्स को कम करके महंगाई के मुद्दों को कम किया जा सकता है, या अपने क्षेत्र की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को एक छोटा सा रिलीफ दिया जा सकता। इस दिशा में कांग्रेस शासित प्रदेशों ने क्या क्या स्टेप लिया है, कुछ इसके बारे में बताइए। दो बातें हैं। आजकल केंद्र सरकार एक भ्रम फैलाती है कि जब पेट्रोल डीजल पर वो कम करती है वैट, तो राज्य सरकार उसको नहीं करती। पहली बात तो ये निहायत भ्रम है। जब भी वैट कम होगा तो स्वतः राज्यों के जो शेयर हैं वो उसी अनुपात में कम हो जाते हैं, इसमें किसी को कम और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावे जो केंद्र सरकार बहुत सारे वैट के नाम पे जो उपकर ले रही है, शेष ले रही है, शेष राज्यों के बीच में वितरित नहीं होता है। तो और तीसरी बात, हमारी सरकार, चाहे राजस्थान की सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार है, जब भी केंद्र सरकार ने वैट कम किया तो हम लोगों ने भी 2.5%, कभी 3%, पंजाब में जब हमारी सरकार थी 10 रुपये पेट्रोल पर और 5 रुपये डीजल पर, आपने देखा होगा हम लोगों ने उस समय भी कम किया था। बात वैट को सिर्फ नॉमिनल कम करने से नहीं होगी। जिस तरह से पिछले 5 साल में 26 लाख करोड़ रुपए ये सरकार एक्साइज ड्यूटी के नाम पे आम जनता के जेब को लूटने का काम किया है, और खर्च के नाम पे 80 किलो चावल देकर के अपना पीठ थपथपाती है, जिसमें मात्र 2.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये इतना बड़ा अंतर अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को जो का लगभग 10.5 लाख करोड़ का जो है राइट ऑफ कर दी है, जो उनके लोन थे, और कुछ 2-1 मित्र हैं जिसमें मैं खुलकर नाम लूँगा, अडानी और अंबानी। अडानी को इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया है। हमारे आपके पैसे का कहीं ना कहीं ये दुरुपयोग है। एक तरह से टैक्स के पैसे को आप जिस तरह से फिजूल खर्ची कर रहे हैं सरकारों में, उसको यदि रोका जाता तो उसका बहुत लाभ होता। लेकिन ये सरकार सिर्फ ज्ञान जरूर देती है, जुमले जरूर पढ़ती है। जब भी प्रवचन देना होगा तो प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े लंबे प्रवचन देते हैं। भाषणों का कभी उनका दौर रुकता ही नहीं है। सिर्फ भाषणों से नहीं, लोगों को राशन चाहिए। लोगों के पेट में आज देखा आपने किस तरह जीएसटी के नाम पे 4.5 लाख करोड़ रुपए आपने असूल रखा है। गरीब लोगों के दूध पर, दही पर, छाछ पर, पेट पर, एक तरह से मैं कहता हूँ लगातार बारंबार कि पेट पर आपने जीएसटी लगा दिया, और आप इतना जीएसटी असूल रहे हैं। लेकिन बड़े पूंजीपति, 2-3 जो पूंजीपति हैं, मैं तो कहता हूँ कारपोरेट टैक्स की यदि बात कर लें तो 30% जो कारपोरेट टैक्स आप पहले बड़े बड़े पूंजीपतियों से लेते थे उसको कम करके 22% कर दिया। लोगों का इनकम टैक्स बढ़ा दिया और कारपोरेट टैक्स कम कर दिया, जिससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की हानि सरकार को प्रति वर्ष हो रही है। इन मुद्दों पर एक राजनीतिक विमर्श होना चाहिए, राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, जनता के बीच ये बात जानी चाहिए। ये जब जाती है और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग जब इस बात को उठाते हैं तो ये जो है सरकार दमनकारी नीति अपनाती है। अपनी जो भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं उसको अपने पॉकेट का संस्था बना करके, संस्थानों का दुरुपयोग करके गलत ढंग से छवि बिगाड़ने के लिए कुछ नेताओं पर सीबीआई, ईडी, आईडी का छापा दिलवाती है, ताकि इस चोरी को जनता के बीच ना जा सके। और मीडिया को भी इससे टीआरपी मिलती है, मीडिया भी इस टीआरपी को उठाने का काम करती है। मेरा मानना है कि मीडिया का भी अपना एक धर्म है, पार्टियों का धर्म है। हम सब देश के नागरिक प्रथम पहले हैं, उसके बाद हम किसी पार्टी, किसी विचारधारा से हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि जो ये झूठ की सरकार देश में चल रही है, 2 लोगों की सरकार चल रही है। मैं तो मानता हूं कि भाजपा और आरएसएस की अब सरकार नहीं रही, अब तो 2 लोगों की सरकार है। इन 2 लोगों की सरकार जो जनता के दर्द को नहीं समझती, बड़े बड़े पूंजीपतियों के सिर्फ दर्द को समझ रही है, उनके हित को ध्यान में रख करके सरकार चलाई जा रही है। इस पर कैसे समन्वित ढंग से विमर्श जनता के बीच जाए और लोग समझें। आने वाले उनकी पीढ़ियों के साथ ये धोखा है,
ये सरकार धोखा दे रही है। अच्छा, ये ताज़ा मामला जो एनडीटीवी के एक्विजिशन को लेकर है, जिसमें ये कहा गया है कि अडानी ने लगभग 29% स्टैक ऑलरेडी पहले से ही सेकेंडरी मार्केट से ले चुके हैं और लगभग 25% और स्टैक वो ओपन मार्केट से लेने जा रहे हैं। अगर ऐसे ध्यान दें तो पिछले 2 सालों में एनडीटीवी का कीमत लगभग 200 करोड़ से 2700 करोड़ पे पहुंच गया और वहीं टीवी टुडे आज तक ग्रुप जो है उसका कीमत लगभग 3000 करोड़ से 1700 करोड़ पे आ गया है। तो एनडीटीवी का जो ताज़ा एक्विजिशन है, इसको आप कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि देश में विपक्ष की बात रखने वाले सिर्फ एक एनडीटीवी को ही माना जाता था, लेकिन जो ताज़ा मामला है इसमें तो एनडीटीवी भी लग रहा है कि अब अडानी के पॉकेट्स में जाने वाले हैं। तो फिर आप लोग इसको कैसे देखते हैं और मीडिया बाइंग को लेकर क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या आप इस दिशा में क्या करेंगे? देखिए, 2 बातें हैं। एनडीटीवी का एक पर्टिकुलर आपने इशू जरूर उठाया है, लेकिन सिर्फ एनडीटीवी की बात नहीं है। पूरी तरह से जो वैश्विक स्तर पर भारत का जो फ्रीडम जो इंडेक्स है वो लगातार डाउन होता जा रहा है और अब 150वां नंबर हो गया है 180 में। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से स्वतंत्रता के नाम पे और आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर कैसे ये सरकार लगातार प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। और ये एक उदाहरण के तौर पे ज़रूर हम एनडीटीवी को लेंगे, जो विपक्ष की आवाज़ नहीं, जो सरकार की आवाज़ नहीं, जनता की आवाज़ ईमानदारी से उठाती थी और उस पर लोगों का भरोसा था, जो सही पत्रकारिता होती है। आप जैसे पत्रकार जितने भी जो चैनलों में काम करते हैं, बहुत सारे मुखर लोग हैं, लेकिन उनकी नौकरी का कहीं ना कहीं प्रश्न आता है। कई बार वो या तो वो अपने स्वाभिमान से समझौता करके रहना चाहते हैं या फिर उनको छोड़ना पड़ता है। इस तरह के भी एक नई दौर चल रही है। ये कौन सा दौर है? ये कैसी राजनीतिक स्वतंत्रता है? कैसा अमृतकाल है? यदि ऐसा होगा तो देश कहाँ जाएगा? कैसी स्वतंत्रता? क्या ये तानाशाही है? क्या ये चाइना बनाना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी? ये दुखद है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, भाजपा के आने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी सांसदों को एक गांव गोद लेने के लिए कहा गया और ये एक पैरामीटर्स बनाया गया कि उन गांव का जब विकास हो जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उसी गांव को एक रोल मॉडल के रूप में और गांवों को भी डेवलप किया जाएगा। 2014 से लेकर 2022 के बीच में लगभग 8 साल होने के बाद भी आज सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने सांसदों ने क्या काम किया? आपकी कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, ये तो सांच को आँच किया। प्रधानमंत्री जी का खुद क्षेत्र बनारस है, वो सांसद हैं। उनके यहाँ जो 4 गांव लिए गए थे, उसकी जब आप ही लोगों ने रिपोर्ट दर्शाई 4 सालों में कि एक गांव क्या हाल है, बुरा हाल है। ये तो ये सरकार ही सिर्फ पर विज्ञापन और जुमले पे चलती है। हर बार एक नया आइडिया लेकर के जनता के बीच देने का प्रयास होता है और उस पर जितनी वाहवाही टीआरपी लूटनी होती है सरकार लूट लेती है। स्वच्छता अभियान के नाम पर जिस तरह से करोड़ों का खेल हो रहा है, गंगा मैया के स्वच्छता के नाम पर जिस तरह से खेल हुआ, सबने देखा। आज भी 22% लोगों को शौचालय उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सरकार लंबे लंबे दम भरती है, दावे करती है। अभी कहिएगा, कल ही का प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, कैसे उन्होंने खादी के उत्थान और उसके लिए लंबे लंबे ज्ञान दिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि खादी ग्राम उद्योग जो कर्नाटका जो तिरंगा झंडा बनाती थी, खादी से वो अधिकृत थी, उसका पहले तो वो अनुबंध खत्म किया, उसके बाद में प्लास्टिक सृजन की बात कर दी और चाइना से झंडा आयातित करने की बात कहीं ना कहीं आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है दोहरा चरित्र सरकार करती है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसी पर सरकार चल रही है। सिर्फ दूसरे के लिए उपदेश देती है, अचानक कोई एक एजेंडा लाती है, 2 दिन टीआरपी उसको मिल जाता है, उसके बाद उसको भूल जाती है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो और वह सारे जहां से अच्छा हो, वह सारे जहां से अच्छा हो। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, कांग्रेस हेडक्वार्टर, नई दिल्ली। समाधान वाणी, हर खबर सच के साथ।